नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है और उसमें ही मैं हिंदी वीडियो डालता था। पिछले अगस्त के बाद मैंने हिंदी के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम प्रतिवाद है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यानी भाऊ तोरसेकर के हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष में नहीं होते, प्रतिवाद में डाले जाते। दोस्तों, आज मैं फिर दिल्ली की राजनीति पर बात करूंगा। और दिल्ली की राजनीति का मतलब ये होता है कि अरविंद केजरीवाल और उनका चुनाव हार जाना। उसके साथ साथ दिल्ली में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां होती रहती है। मराठी में मराठी साहित्य का, लिटरेचर का एक बड़ा फेस्टिवल हर साल होता है। इस साल मराठी साहित्य सम्मेलन यानी फेस्टिवल दिल्ली में हुआ, एक दो हफ्ते पहले हो गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हो गया। वैसे तो अलग अलग जगह पर होते रहता है। बड़ौदा में हुआ है, कभी बेलगांव में हुआ है, यानी महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर मराठी लिटरेचर का सम्मेलन होते रहता है। कुछ साल पहले घुमान में, पंजाब में भी मराठी साहित्य सम्मेलन हो चुका है। तो ऐसा ही एक सम्मेलन अभी अभी दिल्ली में हुआ था, मराठी साहित्य सम्मेलन। लेकिन उसमें साहित्य से ज्यादा राजनीतिक बवाल ज्यादा होते हैं, हमेशा होते हैं, आज ही नहीं हुए। बहुत पिछले कम से कम 3-4 दशकों से महाराष्ट्र के साहित्य सम्मेलन में, मराठी साहित्य सम्मेलन में साहित्य और लिटरेचर से ज्यादा राजनीति के वाद विवाद ज्यादा होते हैं। और इसमें गुस्सा होकर कुछ बगावत करने वाले जो नए साहित्यिक है, वो अलग से विद्रोही साहित्य सम्मेलन भी चलाते हैं। तो इस बार जो दिल्ली में साहित्य सम्मेलन हुआ, उसमें साहित्य यानी लिटरेचर छोड़कर बाकी सारे चीजों पर चर्चा, बवाल और डिबेट हुए। उसमें एक जो बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो गई, वो महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे, उनका इंटरव्यू लिया गया था। और उसमें एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने जो राजनीतिक बयानबाजी की, उस पर से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। उन्होंने कहा वो तो शिवसेना की तरफ से विधान परिषद पर चुनकर आई है, फिर उनको वैधानिक पद मिला है जो उपसभापति पद है। 2020 में जब उनका समय खत्म होने वाला था, तो और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलसी बनना जरूरी था, उसमें कोरोना के लॉकडाउन में जो चुनाव हो गया, बिना वोटिंग के चुनाव हो गया। और जो 10 कैंडिडेट थे वो बिना वोटिंग के आपस में बांटकर चुने गए। उसमें नीलम गोरे भी थी। और जब नया सभापति नहीं चुना गया, तो उपसभापति होकर भी नीलम गोरे ही विधान परिषद का काम चलाती है, तो वो संवैधानिक पद पर है। तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में मानो सुनामी जैसा एक बवाल आ गया। उन्होंने जब उनको पूछा गया कि जब पार्टी टूट गई तो नीलम गोरे उद्धव ठाकरे के साथ रही थी, ना कि एकनाथ शिंदे के साथ चली गई थी। विधान परिषद का शायद एक कोई एमएलसी था, वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया था। लेकिन बाकी विधान परिषद के जो एमएलसी थे शिवसेना के, वो उद्धव ठाकरे के साथ रहे थे, बचे थे। लेकिन एक साल होने के पहले पहले एक एक करके उद्धव ठाकरे की साथ छोड़कर बहुत सारे जो उनको साथी थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने लगे। उसमें से एक थी नीलम गोरे। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और अपने को पार्टी में अहमियत नहीं दी जा रही है, इससे गुस्सा होकर या नाराज होकर नीलम गोरे एकनाथ शिंदे के साथ चली गई थी। तो जब पूछा गया
कि ऐसा क्या हुआ था और क्या हो रहा था कि जिस कारण गुस्सा होकर नीलम गोरे उद्धव ठाकरे की साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो शिवसेना में जो गड़बड़ हो रही थी उसमें एक बात की टिकट बेचे जाते हैं। शिवसेना में, पार्टी में या चुनाव में कोई पद हो या टिकट हो, चाहिए आपको तो आपको वो खरीदना पड़ता है। ऐसी एक बयानबाजी नीलम गोरे ने की। दो मर्सिडीज दे दो, उसके बाद में उबाठा शिवसेना में आपको कोई पद मिल सकता है। यानी पद बेचे जाते हैं, चुनाव के टिकट बेचे जाते हैं, इसी ढंग का आरोप नीलम गोरे ने किया। अर्थात इसमें कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी में ये होता आ रहा है, पिछले कुछ दशकों से होता आ रहा है। मुझे याद है, शायद 30-35 साल पहले की बात है, कांग्रेस की एक बड़ी नेता, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्री भी रही, उनकी माता जी राज्यसभा की वायलेट अलवा, जो राज्यसभा की उपाध्यक्ष रही है, उनकी बेटी मार्गारेट अलवा, उनको, उनके बेटे को जब कर्नाटक विधानसभा में उम्मीदवारी चाहिए थी तो उसको टिकट नहीं मिला, तब ओपनली मार्गारेट अलवा ने एक आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक विधानसभा में टिकट बेचे गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, जो नीलम गोरे बोल रही है वो कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी में ये कहीं ना कहीं ये बोला गया। अभी अभी जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस के संगठन मंत्री वेणुगोपाल, जो राहुल राहुल गांधी के बिल्कुल नजदीकी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किसी गर्लफ्रेंड या नजदीकी महिला को कोई टिकट दे दिया, ऐसा एक पत्रकार ने आरोप कर दिया। तो उसके खिलाफ तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया था। तो ये आरोप बार बार लगातार होते रहे, उसमें कोई नई बात नहीं है। और एक आपको याद दिला दूं, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर नाम की पार्टी है, पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा की पार्टी है, उनके पार्टी के तो राज्यसभा सदस्य भी, उनकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वो बेचे हुए टिकट से ही आते हैं। यानी कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, विजय मल्ल्या, जिसका नाम किंगफिशर फ्रॉड में था, वो भाग कर गए हैं, अपनी कंपनी छोड़कर, देश छोड़कर भाग गए। पिछले कुछ 8-10 साल से वो लंदन में छुपे बैठे हैं, कोर्ट कचहरी लड़ रहे। वो भी जनता दल सेक्युलर पार्टी से राज्यसभा पहुंचे थे। तो टिकट बेचा जाना, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, जहां वोटिंग की जरूरत नहीं होती और गिने चुने वोटर होते हैं और श्योर सीट होती है, वो आने वाली सीटें बेची जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। शिवसेना के बारे में हम देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे प्रीतिश नंदी, इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर भी हुआ करते थे, जिनको कभी मराठी भाषा बोलने तक नहीं आई। वो भी शिवसेना के राज्यसभा एमपी बने थे। तो शिवसेना के लिए उनका योगदान क्या था? कुछ भी नहीं था। फिर वोडाफोन नाम की जो बड़ी कंपनी है, उसके जो मालिक थे राजकुमार धूत, वो 2 बार शिवसेना से राज्यसभा पहुंचे। तो उनका शिवसेना में योगदान क्या है? तो ये समझने वाली बात है कि लेन देन का मामला, आसानी से राज्यसभा पहुंचना, पार्लियामेंटेरियन बनना, ये बिजनेसमैन के लिए खरीद फरोख्त की बात होती है, ये छुपी छुपाई बात नहीं है। और ये आरोप हर पार्टी पर लगा है, हर पार्टी पर, उबाठा या उद्धव ठाकरे क्यों, सब पे लगा है। मुझे याद है 2017 का जब विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और विरोधी नेता, नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जो बीएसपी के विधानसभा के नेता थे। उन्होंने 2017 का चुनाव सामने खड़ा होगा तब बीएसपी छोड़ दी और मायावती पर आरोप लगाया था कि बहन जी टिकट बेचती है।
और वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, तो इन्होंने भी आरोप लगाया। तो बहुत सारे आरोप लगाते, तो उसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन आज मैं दिल्ली के राजनीति के लिए, ये मर्सिडीज वाला मामला है या टिकट बेचना खरीदने का मामला है, उस पर बात करना चाहता हूं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभी अभी हुआ। उस चुनाव में बुरी तरह से आम आदमी पार्टी हार गई। पिछले दो चुनाव 70 में 67 या 70 में 62 एमएलए चुनकर लाने वाली केजरीवाल की पार्टी इस वक्त हार गई, 22 सीटों पर सिमट गई। यानी पिछले चुनाव से 40 सीटें कम हो गई, 62 से 22 तक आ गए। और इतनी बात नहीं, जो केजरीवाल विधानसभा में खड़ा होकर बोलते थे, ये कौन होता है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम दिल्ली के मालिक है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो खुद को दिल्ली का मालिक बोलते थे, मानो बादशाह जैसे थे। औरंगजेब हो या बाबर हो या हुमायूं हो, जिन्होंने दिल्ली पर बहुत सालों से राज किया था, उसी ढंग का बर्ताव केजरीवाल करते थे और बोलते भी थे, हम दिल्ली के मालिक हैं। और ये आजकल की बात नहीं है, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, मुझे याद है 26 जनवरी का त्योहार नजदीक आ रहा था और उसका बड़ा फंक्शन था, तो रेल भवन के सामने इन्होंने अपने साथियों के साथ धरना दिया था और बोले होते, वो उस वक्त बोले थे, ये शिंदे कौन होता है, सुशील कुमार शिंदे उस वक्त देश के गृह मंत्री थे, और दिल्ली की पुलिस इन जो पकड़ने वालों को हटा रही थी। तो गुस्से में आकर केजरीवाल बोले थे, लोगों ने हमको मुख्यमंत्री बनाया है, लोगों ने हमको चुना है, शिंदे कौन होता है। तो वही लाइन वो फिर आगे बढ़ाते रहे, बोलते रहे, और दिल्ली का मालिक मैं हूं इस ढंग से बात करते थे। आज वो दिल्ली में एमएलए भी नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, हार गए अपनी अपने चुनाव क्षेत्र में। चौथी बार चुनाव लड़ते वक्त वो परवेश वर्मा से हार गए। लेकिन बात यह कि आप मुख्यमंत्री रहो ना रहो, आप विधायक रहो ना रहो, जब आप सत्ता में थे, आपने जो घोटाले किए हैं उसके मुकदमे चलते रहेंगे। उस पर जो सुनवाई कोर्ट में है वो तो रुकने वाली नहीं है। और ऐसे में अब अकेले कोर्ट कैसे फेस करना, इससे केजरीवाल डरे हुए। तो जो कार्रवाई कोर्ट और कानून की होने वाली है, उसमें मुसीबत खड़ी करने के लिए और खुद का बचाव करने के लिए उनको जो कानूनन कवच कुंडल चाहिए, इसके लिए ये बहुत भूखे हैं कि कोई ना कोई संवैधानिक पद उनको मिल जाए। तो चर्चा ये थी कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री होना चाहते हैं। अभी भी वो पंजाब जाकर छुप गए, क्योंकि दिल्ली की पुलिस उनको ना अरेस्ट करे ना गिरफ्तार करे। तो बात यह है कि केजरीवाल एक नया दाव खेल रहे संवैधानिक पद हासिल करने के लिए। अब वो पंजाब के मतदाता है नहीं, पंजाब विधानसभा के मतदाता है नहीं, इसलिए केजरीवाल पंजाब का चुनाव नहीं लड़ सकते, ना कि पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते। हाँ, लेकिन पंजाब से पार्लियामेंट जा सकते हैं या राज्यसभा जा सकते हैं, और इसलिए उनको राज्यसभा जाना था। लेकिन जो टिकट बेचकर इन्होंने किसी किसी को राज्यसभा भेजा है, आपको याद होगा दिल्ली में जो 3 सीटें थी, एक उन्होंने अपने साथी संजय सिंह को दे दी और 2 कोई गुप्ता नाम के बिजनेसमैन है उनको बेच दी थी। बिल्कुल उसी तरीके से पंजाब में जो इनको भारी बहुमत मिल गया, उसके कारण पूरी की पूरी 5 राज्यसभा सीटें इनकी पार्टी को मिलेगी, तो उन्होंने वो भी सीटें बेच दी थी। और कोई संजीव अरोरा करके है, लवली यूनिवर्सिटी वगैरह एजुकेशन का बिजनेस करने वाले, उनसे करोड़ों रुपए लेकर इन्होंने उनको राज्यसभा भेजा है। आजकल केजरीवाल
मुख्यमंत्री निवास खाली करने के बाद, शीश महल खाली करने के बाद, दिल्ली में जहां वास्तव्य करते हैं, जहां मुक्काम है उनका फैमिली के साथ, वो अपने घर में नहीं है। वो उस संजीव अरोड़ा नाम के जो इनके राज्यसभा सांसद है, उनको जो गवर्नमेंट का बंगला मिला है लुटियंस जोन में, वहां वास्तव्य करते हैं। तो वो चाहते थे कि संजीव अरोड़ा राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़ दे, तो वहां से केजरीवाल राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं उपचुनाव में। लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब इनकार क्यों कर दिया? इनकार करने का कारण यह है कि मेहरबान होकर या खुश होकर, प्रसन्न होकर केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को कोई प्रसाद की तौर पर राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं दी है। जाहिर है कि बहुत बड़ी भारी करोड़ों की कीमत चुकाकर संजीव अरोड़ा एमपी बने होंगे, तो वो अब बीच में राज्यसभा की सदस्यता कैसे छोड़े? तो जब ये इनकार कर दिया और राघव चड्ढा वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो करे क्या? इसलिए केजरीवाल ने दूसरे एक उनके राज्यसभा सांसद है, कोई पाठक या ऐसा कोई है, उनको वहां जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, इसके लिए आज से उम्मीदवार घोषित किया है, जहां का चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ। कोई एमएलए वहां के, उनका निधन हो गया, मर गए, तो वहां बहुत जल्दी, यानी 6 महीने में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसलिए केजरीवाल ने आज से उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। अगर वो वहां के एमएलए बनेंगे तो राज्यसभा छोड़ेंगे, और राज्यसभा के लिए उपचुनाव होगा, तब केजरीवाल को राज्यसभा पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। तो इसके लिए कम से कम 1 साल लगने वाला है। कैसे फंसे हैं देखो, कैसे फंसे। लेकिन बात इतनी है कि नीलम गोरे ने जो बात बताई थी कि भाई 2 मर्सिडीज देने के बाद टिकट मिलता है या पद मिलता है, तो बिल्कुल ये बात यही भी है। और ये जो खरीदी हुई सांसदी है, वो छोड़ने के लिए जो सांसद है वो राजी नहीं है। वो लुटियंस जोन का गवर्नमेंट का बंगला केजरीवाल को देते हैं, लेकिन सांसद ही नहीं छोड़ने को तैयार। बात सीधी है कि अगर मैंने कीमत चुकाई है, तो जो चीज खरीदी है वो वापस क्यों दे दूं? यानी कि केजरीवाल के सांसद राज्यसभा के केजरीवाल को बोल रहे हैं कि मेरी मर्सिडीज वापस दे दो, मेरी कीमत वापस दे दो, तुम्हारी मेंबरशिप वापस ले लो, इस्तीफा ले लो। चोरी का मामला जो होता है ना, ऐसा ही होता है। कहां तक छुपाओगे? झूठ छुपता नहीं है, सामने आता है। और केजरीवाल अपने ही दांव में, अपने ही शिकंजे में फंस गए। जो जाल दूसरे के लिए बिछाते थे, खुद ही उसमें फंस गए। अब उनके लिए उनका कोई भी साथी शहीद होने के लिए तैयार नहीं है। अपनी सांसदी हो या और कुछ भी हो, केजरीवाल के लिए छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इन शॉर्ट, जो नीलम गोरे ने कहा, मर्सिडीज देनी पड़ती है, टिकट खरीदना पड़ता है, तो जो बेचा है वो वापस खरीदना है, तो केजरीवाल को भी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना मर्सिडीज वापस नहीं दोगे तो सांसदी नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।